गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस चैप्टर में हम कुछ डिफरेंट टैग्स के बारे में बताएंगे। ये पार्ट 3 है जो हम HTML का करा रहे हैं। तो इसमें एक बेस फॉन्ट टैग के बारे में, हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में, कुछ लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, कुछ फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट और स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस फॉन्ट टैग। बेस फॉन्ट टैग क्या होता है? द बेस फॉन्ट टैग लेट्स यू डिफाइन द बेसिक साइज फॉर द फॉन्ट। बेस फॉन्ट टैग हैज 3 एट्रीब्यूट्स। ये कह रहे हैं कि बेस फॉन्ट टैग जो होता है वो बेसिक साइज फॉन्ट का डिफाइन कर देता है। यानी कि अगर हम स्टार्टिंग में बॉडी के बाद बेस फॉन्ट टैग लगा दें तो पूरे पेज का साइज वही हो जाएगा जो बेस फॉन्ट टैग में लिखा होगा, पूरे पेज का कलर वही हो जाएगा जो बेस फॉन्ट टैग में लिखा होगा, सभी की स्टाइल वैसी हो जाएगी। तो यानी बेस फॉन्ट टैग एक बेसिक साइज डिफाइन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको करने के बाद भी बदला नहीं जा सकता। फिर जितने हिस्से को तुम बदलना चाहते हो उस पर हम फॉन्ट टैग लगा सकते हैं, वहां से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस फॉन्ट एक बेसिक स्टाइल उसकी सेट कर देगा, एक बेसिक साइज उसका सेट कर देगा कि इस साइज का हमारा सब कुछ होना चाहिए। इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे फॉन्ट के होते थे साइज एट्रीब्यूट, फेस एट्रीब्यूट और कलर एट्रीब्यूट। तो साइज एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट, face attribute is used to change the style of the text, and color attribute is used to change the color of the text. बेस फॉन्ट टैग की एक प्रॉब्लम और भी है कि ये हर ब्राउजर में वर्क नहीं करता है। जैसे ये गूगल क्रोम में वर्क नहीं करता, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये वर्क कर जाता है, लेकिन फुली एकदम वर्क नहीं करता ठीक से। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल इसका HR टैग होता है। हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब होता है कि हम कोई भी अपने ब्राउजर में अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करना चाहते हैं तो HR टैग की मदद से उसको हम यूज कर सकते हैं। तो HR टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ब्राउजर्स। ये HR जो है एम्प्टी टैग होता है, इसको क्लोज नहीं किया जा सकता इस टैग को। ये HR टैग मेनली तब यूज किया जाता है जब हम अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हो, तब हम HR टैग का यूज करते हैं। इसके एट्रीब्यूट दिए हुए हैं। एक तो पहला होता है साइज एट्रीब्यूट। तो साइज एट्रीब्यूट क्या करता है? उसकी थिकनेस, जो रूल है हमारी, जो लाइन है हमारी, उसकी थिकनेस को घटा बढ़ा देता है। इसका जो डिफॉल्ट साइज होता है थिकनेस का वो 3 पिक्सल होता है, लेकिन हम उसको बदल भी सकते हैं। अगला होता है एक विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ एट्रीब्यूट क्या करता है? विड्थ एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द लेंथ ऑफ द रूल। यानी विड्थ एट्रीब्यूट जो है वो लेंथ उसकी चेंज कर देता है रूल की। अब जो विड्थ एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो या तो पिक्सेल्स में हो सकती है या फिर परसेंटेज में भी हो सकती है। जो विंडोज की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में भी हो सकती है। जैसे HR विड्थ इज इक्वल टू 50% लिख दिया, तो विड्थ इज इक्वल टू 50% का मतलब ये हो गया कि अगर पेज का साइज हमारा 100% है तो उसकी 50% साइज की हमारी जो है एक रूल बनकर तैयार हो जाएगी। यानी कि हम परसेंटेज के हिसाब से भी उसको बना सकते हैं, और परसेंटेज में कैसे की जाएगी? अकॉर्डिंग टू द वेब पेज या अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट। अब इसको पिक्सेल्स में भी ले सकते हैं, जैसे HR विड्थ इज इक्वल टू 100 तो पिक्सेल्स में ले लिया। तीसरा आता है नो शेड एट्रीब्यूट। नो शेड एट्रीब्यूट क्या होता है कि जैसे हम कोई अब शेड, जैसे हम कोई HR इंसर्ट करते हैं तो HR इंसर्ट करते समय उसके साथ कुछ शेडेड आती है, यानी कि जो हम रूल इंसर्ट करते हैं वो 3 डायमेंशनल होती है हमेशा। तो हम ये चाहते हैं कि शेड वगैरह ना आए, तो हमें उसको 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि शेड हटानी पड़ेगी इसकी। तो नो शेड एट्रीब्यूट उसकी शेड हटाने का काम करता है, यानी कि 3D रूल को 2D रूल में बदलता है। केवल HR नो शेड लिखा जाता है, यही एट्रीब्यूट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। HR नो शेड। अगला एट्रीब्यूट है कलर एट्रीब्यूट। कलर एट्रीब्यूट का मतलब तो जानते हो, कलर चेंज करना। कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द रूल। जैसे HR कलर इज इक्वल टू ब्लू लिख दिया तो जो लाइन है उसका कलर ब्लू आ जाएगा। एक और ये अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है? अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए होता है ये रूल का।
तीन तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो एच आर अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से आने लगेगी। अगर सेंटर कर देंगे तो सेंटर से आने लगेगी, राइट कर देंगे तो राइट साइड से जो है हॉरिजॉन्टल रूल आने लगेगा। उसके बाद कुछ लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल दी हुई है। लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल आर जनरल डिस्क्रिप्शन। ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल डिस्प्ले द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग, उसकी मीनिंग के हिसाब से जो है वो चीज दिखाती है। जैसे वेरियस लॉजिकल स्टाइल उन्होंने दे रखी है, जैसे डीएफएन है। जनरली इनके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इनके फुल फॉर्म्स याद करना है। इनका यूज बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। तो जैसे डीएफएन टैग दिया हुआ है, फॉर ए वर्ड बीइंग डिफाइंड। डीएफएन का मतलब होता है डिफाइंड। अगर इसको हम डीएफएन के साथ कोई वर्ड लिखेंगे, कुछ चीज लिखेंगे, अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो इटैलिक में डिस्प्लेड होगा थोड़ा सा। ईएम फॉर एम्फेसाइज होता है। ईएम की जो फुल फॉर्म है वो एम्फेसिस होती है। इसमें भी अगर कोई चीज लिखेंगे तो हम इटैलिक्स में दिखाई देगी। अगला होता है साइट, फॉर टाइटल ऑफ द बुक, फिल्म एक्सेट्रा। साइट का मतलब होता है टाइटल्स। टाइटल्स ऑफ द बुक हो सकता है, फिल्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें के अंदर भी कोई चीज हम लिखेंगे तो वो इटैलिक्स में दिखाई देगी। अगर आई कोड, कंप्यूटर कोड कहलाता है, फॉर कंप्यूटर कोड। इसमें भी कुछ हम लिखेंगे तो वो हमें इटैलिक ही दिखाई देगा। डिस्प्लेड इन फिक्स विद फॉन्ट, एक फिक्स विड्थ होगी फॉन्ट की, उस फॉन्ट में दिखाई देगा। अगला केबीडी, केबीडी फॉर यूज फॉर कीबोर्ड एंट्री। केबीडी की फुल फॉर्म होती है कीबोर्ड एंट्री। अगर इसमें कोई हम लिखेंगे तो वो प्लेन दिखाई देगा, ठीक है ना, प्लेन दिखाई देगा फिक्स विद फॉन्ट के साथ, मतलब सादा टेक्स्ट जैसा होता है। इसके बाद है SAMP, फॉर ए सीक्वेंस ऑफ लिटिल कैरेक्टर। SAMP का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ लिटिल कैरेक्टर। इसमें भी फिक्स विद फॉन्ट के साथ दिखाई देगा। अगला है स्ट्रॉन्ग, फॉर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। इसमें जो कुछ भी लिखा होगा स्ट्रॉन्ग के अंदर वो बोल्ड में दिखाई देगा। और VAR होता है फॉर ए वेरिएबल, टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक्स, और इस वेरिएबल के लिए वो इटैलिक्स में दिखाई देगा। तो इनका जनरली यूज ये है कि इनको मतलब फुल फॉर्म हम इनकी याद कर लें। और इटैलिक्स लगभग सभी में दिखाई देता है, केवल एक स्ट्रॉन्ग वगैरह वाले में जो है बोल्ड थोड़ा सा दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग है इसलिए। इसके बाद आता है फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल हमने तीन होते हैं केवल, ये चार। एक तो बी होता है, तो बोल्ड टेक्स्ट के लिए, बोल्ड टेक्स्ट का मतलब इसमें मोटा दिखाई देगा थोड़ा सा। आई फॉर इटैलिक टेक्स्ट होता है, इसमें जो थोड़ा सा वो टेढ़ा दिखाई देगा, इटैलिक दिखाई देगा। यू फॉर अंडरलाइन होता है, इसमें अंडरलाइन टेक्स्ट हमें दिखाई देगा। TT होता है वो टाइप राइटर टेक्स्ट होता है, यानी कि जो जैसा टाइप राइटर पे लिखते हैं वैसा दिखाई देगा। इसके बाद है इसमें सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर हमें लिखना है H2O, तो H2O में ये 2 नीचे होना चाहिए, H के नीचे यहाँ पर। तो H2O लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और कहीं पर हमें X स्क्वायर लिखना है तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो H2O कैसे लिखेंगे, H2O लिखने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे पहले H, फिर सबस्क्रिप्ट शुरू करेंगे SUB, फिर 2 लिखेंगे, फिर इसको सबस्क्रिप्ट को बंद कर देंगे, फिर यहाँ O लिख देंगे। तो जब इस ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा तो H2O 2 नीचे बना हुआ आएगा, O H और O बराबर ही होंगे। ऐसे ही हमें X स्क्वायर लिखना है तो हम लिखेंगे X, अब यहाँ लगाएंगे SUP टैग, SUP 2, और यहाँ पर SUP टैग बंद कर दिया जाएगा। तो जब ये इस ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा तो हमको X स्क्वायर दिखाई देगा। इसके बाद आता है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अगर कहीं पर हमें लेस देन साइन लगाना है, ग्रेटर देन साइन लगाना है और एंड साइन लगाना है, इनका यूज करना है, तो ये टैग जो है हम जनरली बना नहीं सकते, क्योंकि ये जो है टैग्स के सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनको यूज करने के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं, जैसे %LT, %LT और उसके बाद सेमीकोलन। इतना लिखने पर ये लेस देन साइन बन जाएगा। ऐसी %GT और उसके बाद सेमीकोलन लिखने से ये ग्रेटर देन वाला साइन बन जाएगा।
और $AMP सेमीकोलन लिखने से ये $एंड का साइन बना देगा। ये 3 साइन ऐसे हैं जिनको कि हम यूज नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने लिखा है देखो, बॉडी $LT सेमीकोलन एंड $GT कॉमा एंड ये वाला। तो देखो ये इसके बीच में ये एंड आ गया, एंड को लिखा है लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में एंड, फिर एंड लगाया यहाँ पर $AMP। एम्परसेंट आर स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर डिस्प्लेड यूजिंग एस्केप सीक्वेंस। इसके बाद है ये कंबाइनिंग टैग, यानी कि एक से ज़्यादा टैग को कंबाइन कैसे किया जा सकता है। जैसे H1 लिखा हुआ है, H1 के अंदर मैंने एक और लगा दिया फॉन्ट कलर, उसका बदल दिया ब्लू, फिर हेडिंग 1 लिखा, फिर H1 बंद कर दिया और फॉन्ट टैग बंद कर दिया। तो इस तरह से 2 टैग यहाँ पर एक साथ यूज हो रहे हैं, तो इनको यूज किया जा सकता है। अब मैं आपको इन सभी टैग्स के प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला टैग था बेस फॉन्ट टैग। तो बॉडी के बाद इस बेस फॉन्ट टैग को लगा दिया जाता है। बेस फॉन्ट, जैसे मैंने लिखा है साइज इज इक्वल टू 4, कलर दे दिया मैंने इसका COLOR इज इक्वल टू, मान लो दे दिया मैंने रेड। तो बेस फॉन्ट टैग क्या करेगा कि इसके बाद जो भी लिखी जाने वाली चीज़ें उन सबको साइज 4 से दिखाएगा और उनका कलर जो है वो रेड दिखाएगा। ओके, तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, लेकिन चूंकि मैंने ये बताया था कि हम गूगल क्रोम में वर्क कर रहे हैं, तो गूगल क्रोम में ये नहीं दिखाएगा, बेस फॉन्ट टैग वर्क नहीं करता है। तो इसलिए हम दूसरा टैग बताते हैं इसमें। दूसरा टैग होता है HR टैग, हमने बताया था जैसे HR। तो सेव किया इसको हमने इसको चला के देखा, तो ये HR टैग एक हॉरिजॉन्टल रूल बन गया। ठीक है, अब इसके नीचे देखो शेड आ रहा है, ये हमने तुम बताया था शेड आता है हल्का फुल्का। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको HR कर लेते हैं नो शेड। तो अब देखना क्या अंतर आएगा इसमें, उसमें जो है वो शेड नहीं आएगी, ये सीधा सीधा लाइन आएगा। फिर उसके बाद था हमने एक बताया था तुम्हें साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, उसकी थिकनेस को बढ़ाता है। मान लो मैंने कर दिया 5, तो साइज एट्रीब्यूट के कारण उसकी थिकनेस जो है थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। इसके बाद हमने तो बताया विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ एट्रीब्यूट क्या करता है कि इसकी जो है लेंथ को चेंज कर देता है। ये हम परसेंटेज में भी ले सकते हैं और पिक्सेल्स में भी ले सकते हैं। मान लो हम परसेंटेज में लेके दिखाते हैं पहले 75%, तो क्या करेगा उसको विड्थ का 75% कर देगा, और बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट इसका सेंटर होता है, इसलिए वो सेंटर में आ गया। 75% छोड़ दिया उसने दोनों तरफ से। 75% है पेज की, ये दोनों तरफ से इक्वल छोड़ दिया उसने। इसके बाद आता है कलर। मान लो कलर मैंने इसका कर दिया ब्लू, सेव किया इसको, कलर का ये ब्लू हो गया। अब अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इसका ऑटोमेटिकली सेंटर है, तो समस्या ही नहीं है। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। मान लो हम ऐसी और HR ले लेते हैं, जैसे तीनों अलाइनमेंट को दिखाने के लिए। तो हमने यहाँ एक और HR ले ली, ठीक है, इसको कर दिया मैंने लेफ्ट और इसको कर दिया मैंने राइट। तो ये जो है हमारी लेफ्ट राइट सेंटर तीनों तरीके की वो आने लगी। मैं इनका चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे इसका कर दिया मान लो रेड, इसका कर दिया मान लो मैंने ग्रीन, तो इनका कलर जो है इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब ये विड्थ है, ये 75% है। मान लो मैंने इसको 75% नहीं करके 150 कर दिया, तो ये इसकी विड्थ 150 पिक्सेल्स के बराबर आने लगी। मान लो इसकी मैंने विड्थ जो है 200% कर दी, 200 कर दी केवल,
तो इसकी विड्थ जो है यहाँ से 200 हो जाएगी। ठीक है, इसको भी मान लो 200 कर देते हैं, तो ये भी 200। तो इस तरह से ये हम इसको सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इनके बीच में हम कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया हॉरिजॉन्टल रूल लिख दिया, तो इससे क्या होगा कि इसके बीच में आने लगेगा ऑटोमेटिकली। एक और यहाँ लिख देता हूँ, मान लो मैं हॉरिजॉन्टल रूल, तो ये यहाँ पर इसके बीच में आने लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम चाहे तो उसमें लिख सकते हैं, चाहे तो हम उसमें ना भी लिखें, कोई समस्या नहीं है। इस HR के बाद उसमें आता था कुछ कीबोर्ड्स के लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल थी। तो लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल को हम कैसे यूज़ करेंगे वो दिखाते हैं। तो मैंने ये लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल के लिए यहाँ पर लिख लिया है, जैसे उन्होंने दिया हुआ DFN, तो हमने इसको DFN ले लिया। DFL में इटैलिक से लिखा हुआ है, फिर EM फॉर एम्फेसाइज लिखा हुआ है, ये साइट लिखा हुआ है, फिर ये कोड फॉर कंप्यूटर यूज़, इन सबको मैंने BR से अलग कर दिया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक ही लाइन में सब कुछ दिखाने लगे। वेरिएबल VAR फॉर वेरिएबल, तो ये VAR और BR से चेंज कर दिया मैंने। और ये लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल थे और ये फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल थे। यहाँ मैं ऊपर हेडिंग भी डाल देता हूँ, लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये बीच में ये फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल है। अब इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको यहाँ पर रन करता हूँ, तो देखो ये आ गया तुम्हारा, ये लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स आ गए। पहला वाला है वर्ड बीइंग डिफाइंड टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक्स, एम्फेसाइज भी इटैलिक्स से दिखाई जाएगा। टाइटल ऑफ द बुक फिल्म जो था वो भी इटैलिक्स से दिखाई जाएगा। फिर कंप्यूटर कोड था वो फिक्स्ड विद फॉन्ट के साथ दिखाया जाएगा। कीबोर्ड एंट्री भी ऊपर प्लेन थी और फिक्स्ड विद फॉन्ट था इसका भी। और सीक्वेंस लेटर का SAMP जो था वो भी फिक्स्ड विद का था। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस में थोड़ा सा बोल्ड दिखाया जाएगा, लिखा हुआ भी है। और ये वेरिएबल के लिए इटैलिक चलेगा फिर से। अभी नीचे आ गए फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स, बोल्ड में थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे रहा है, मोटा दिखाई दे रहा है। दूसरा आई टैग लगाया था मैंने, उसमें इटैलिक दिखाई दे रहा है। तीसरा यू टैग लगाया था मैंने, वो अंडरलाइन हो गया ये। और लास्ट था उसमें TT, टाइपराइटर टेक्स्ट, तो वो टाइपराइटर जैसा लिखता है उस तरह का कुछ स्टाइल इसकी लिखने की हो गई। इसके बाद इसमें आता है एक टैग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब मान लो तुम्हें लिखना है H2SO4, तो H2SO4 में 2 और 4 जो है वो नीचे सफिक्स में आते हैं। ओके, तो वो सफिक्स में आने वाली चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे H, तो इसके बाद 2 सफिक्स में आना है तो SUB टैग लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर SUB बंद कर देंगे। SUB बंद करना बहुत ज़रूरी नहीं, तो उसके बाद की सब चीज़ें अगर बंद नहीं हुआ तो उसके बाद की जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब सफिक्स में आने लगेंगी। तो फिर यहाँ बंद कर दिया टैग हमने। अब यहाँ लिखेंगे FO, अब 4 फिर सफिक्स में लेना है तो SUB फिर टैग लगाएंगे, फिर यहाँ 4 लिखेंगे, फिर यहाँ SUB टैग को बंद करेंगे और ये अब पूरा तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ BR कर देता हूँ मैं लाइन के लिए। अब जैसे देखो क्या होगा इससे, अब देखो H2SO4, अब मेरा क्या हुआ, ये H2 और SO4 भी सफिक्स में आ गया, 2 के सफिक्स में आ गया। इसका मतलब मैंने कहीं गलती कर दी, तो कहाँ गलती हो गई, ये SUB टैग मैंने बंद नहीं किया यहाँ पर, ये 2 के बाद। अब 2 के बाद बंद नहीं किया तो वो सब चीज़ें उसके सफिक्स में आने लगी। अब यहाँ मैं बंद कर दूंगा तो सब सही आएगा। देखो
H2SO4 लिखा हुआ आ गया। अब दूसरी चीज हमें जैसे लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स और वाई तो अपनी जगह पर है, लेकिन 2 और 4 जो है इसके सफिक्स में है ऊपर, ठीक है ना, एक्स की पावर है वो, तो एक्स के ऊपर है 2, तो इसका मतलब सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे वहाँ SUP। तो सबसे पहले एस लिखेंगे, फिर यहाँ SUP टैग लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर SUP टैग बंद करेंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ, फिर यहाँ y लिखेंगे, फिर यहाँ SUP टैग दोबारा लिखेंगे, फिर यहाँ इसके अंदर 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ SUP टैग बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख जाएगा, लिख गया, देखो सुपर स्क्रिप्ट में आ गया। तो ऊपर वाला जो टैग है वो सब स्क्रिप्ट कहलाता है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना हो तो ये सुपर स्क्रिप्ट टैग हमारा काम आता है इसमें। इसके बाद उसमें लास्ट टॉपिक था कंबाइनिंग ऑफ टैग्स, यानी कि टैग्स को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने लिखा H1, यहां मैंने इसका दे दिया फॉन्ट कलर इजिकल टू मैंने कर दिया ब्लू। फॉन्ट कलर ब्लू करने के बाद इसको मैंने बंद कर दिया, यहाँ लिखा दिया मैंने हेडिंग, और यहाँ पर मैंने इसको H1 बंद कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको फॉन्ट बंद कर दिया। तो इस तरह से मैंने जो है कंबाइन कर दिया दोनों टैगों को, H1 भी यूज़ कर लिया, उसके अंदर फॉन्ट भी यूज़ कर लिया, तो ये कंबाइनिंग ऑफ टैग्स हो गई। तो देखो हेडिंग भी दिखा रहा है और उसका कलर भी बदल दिया, जबकि H1 टैग के अंदर ऐसा नहीं कर सकते थे। हाँ, H1 टैग के अंदर केवल हम अलाइनमेंट ले सकते थे, तो हम चाहें तो उसका अलाइन यूज़ कर सकते हैं। अलाइन इजिकल टू मान लो मैंने कर दिया राइट, तो वो राइट से आएगा और हेडिंग लिखा हुआ होगा लेकिन ब्लू कलर का होगा, उसमें कोई समस्या नहीं किसी तरह की, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।